Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself बताइए आप लोगों को। आइए सर बात करते हैं आज की क्लास में और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल अपन ने 145 तक कर लिया था, आज उसके आगे करेंगे। अभी जितने लोग भी ऑनलाइन हैं उन सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डिम्पल गुड इवनिंग। और कौन कौन है भाई ऑनलाइन? और कौन कौन है ऑनलाइन? गुड इवनिंग। ठीक है, आइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कौन कौन है? डिम्पल ने, डिम्पल तो आ गई। उसके बाद और कौन है भाई ऑनलाइन? हाय हेलो बोलोगे कुछ? चलिए डिम्पल क्लास शुरू करें। ओके, चलिए ठीक है। हमने लास्ट क्लास में 145 सेट कर लिया था। 145 कर लिया था कि नहीं? 145 के रिगार्डिंग मैंने बताया था आपको, इसका आंसर ए होगा। शायद हमने कर लिया था। और इसके बारे में बताया था कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट सेशन जो है वो तीन कंडीशंस में होता है। ज्वाइंट सेशन कौन कौन सी? पहला पहला कंडीशन है कि आप देखेंगे, मान लो लोकसभा ने कोई बिल भेजा और राज्यसभा उसमें चेंज करके उसको पास कर रही है, जिससे लोकसभा एग्री नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे 6 महीने से ज्यादा अगर कोई बिल पेंडिंग कर रखा हो राज्यसभा ने, तो उस कंडीशन में ठीक है। या या आप देखेंगे राज्यसभा ने कोई चेंज किया हो और उस पर ये दोनों ही एक दूसरे के द्वारा चेंज किए गए बिल पर डिस्प्यूटेड हो, तो ऐसे बिल पर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता है किससे? राष्ट्रपति से, कि भाई आप एक काम कीजिए, ज्वाइंट सेशन बुलाइए। और इनके रिक्वेस्ट पर ज्वाइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन जब भी होता है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अध्यक्षता करता है। अगर वो नहीं होगा तो डिप्टी करेगा, डिप्टी स्पीकर। अगर वो भी नहीं होगा तो वाइस चेयरमैन अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146। 146, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किसका, ये जो है ये एक विषय है। किसका विषय है जी? बताइए। इकोनॉमिक प्लानिंग किसका विषय है? रोहित गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। नवीन गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। आइए बताइए, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका विषय है? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप बता सकते हैं। राइट आंसर संघ सूची का है कि समवर्ती सूची का है? इकोनॉमिक प्लानिंग, इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं ना। अगर आर्थिक नियोजन, भाई राज्यों को भी तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से अभी, इस पर सरप्राइज क्वेश्चन है। मुझे अब ये बताओ कि इसका नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? प्लानिंग कमीशन सुना है क्या? नाम सुना है क्या इसका? वेरी गुड, नाम सुना है। इसको हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग। ठीक है, अब अभी इसकी जगह अब योजना आयोग नाम है। अब मुझे बताइए कि इसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? इस सवाल का जवाब, जो अभी क्वेश्चन है ना, उसका जवाब इसमें छुपा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछे। तो बताइए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर ही होता था। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था वो योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता था। चलिए, उसके बाद योजना आयोग में कुछ योजना आयोग में कुछ एस्टेचुरी बॉडीज थी, मतलब वैधानिक सदस्य। तो आपको मालूम होगा
कि जो वैधानिक सदस्य थे उनमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये सभी लोग उपराज्यपाल, ठीक है, ये सभी लोग प्लानिंग कमीशन के वैधानिक सदस्य थे। वैधानिक का मतलब आप देखेंगे लीगली, और इन सभी के कंट्रीब्यूशन के आधार पर डिसीजन लिया जाता था। तो जो योजना है आर्थिक नियोजन, वो उसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है। अर्थात आप जानते हैं कि राज्यों का समूह संघ है, और देश के लिए कोई भी कानून बनता है तो मतलब कोई भी अगर योजना बनाई जाती है तो राज्यों पर इम्प्लीमेंट होती है। इसलिए इन दोनों दोनों के ही संबंध, मतलब दोनों ही इसके पार्ट है और दोनों ही मिलकर कोई भी योजना का निर्माण करते थे। तो इसलिए इट्स ए पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही योजना बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंसी होगी। मतलब समवर्ती सूची में मेंशन किए गए जितने भी प्रावधान है उन सब पर केंद्र सरकार की डोमिनेंसी होती है। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति हो गई तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अब मुझे ये बता दो कि इसकी जगह जो नीति आयोग बनाया गया उसकी स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? रॉन्ग। रोहित, गलत जवाब। कौन बताएगा भाई, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज फाउंडेड नीति आयोग? देखो कुछ चीजें बता देता हूं। अब यहाँ नियोजन से, प्लानिंग से आया है, तो प्लानिंग के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ध्यान रखिएगा। पहला फैक्ट, पहला फैक्ट है कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नीति आयोग की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को पीएम इसका चेयरमैन होता है। उसके बाद एक डिप्टी वाइस चेयरमैन होता है इसका, वो है अभी राजीव कुमार। सबसे पहले थे अरविंद पनगड़िया। उसके बाद 5 फुल टाइम मेंबर की पोजीशन है। ठीक है, इसमें अभी 4 लोगों को अपॉइंट किया जा चुका है। उसके बाद सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके वैधानिक सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसको हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। थिंक टैंक मतलब बौद्धिक संस्थान कहा जाता है किसको? नीति आयोग के। ये कुछ बातें नीति आयोग से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इन्होंने रिकमेंड किया है 5 ईयर प्लान को क्लोज करके, मतलब 5 ईयर पहले जो प्लान चलता था उस प्लान को खत्म करके अब ये 12 ईयर्स या 15 ईयर्स का एजेंडा लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। उसके बाद 2017 के बाद कोई दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। अब 12 इयर्स और 15 साल के एजेंडे पर सरकार काम कर रही है। तो अब सर ये संवैधानिक निकाय नहीं होता है। बिल्कुल रोहित, इट्स ए नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इट्स ए क्या कहते हैं इस, गैर संवैधानिक, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर प्राइम मिनिस्टर ने इसका गठन किया, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और उसके बाद अभी 17 अगस्त 2014 तक योजना आयोग अस्तित्व में थी। उसके बाद 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह एक नई संस्था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई, जो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट या आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अर्थात मंत्रिपरिषद के सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था। ठीक है,
तो जब भी कोई गवर्नमेंट चाहे इसमें फेरबदल कर सकती है, कोई भी अगर गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है वो इसमें चेंजेस ला सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये संवैधानिक नीति आयोग जैसे प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, सेम उसी फॉर्मेट पे ये नीति आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि प्लानिंग की बात थी तो ये बता दिया। 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चल चुकी हैं हमारे देश में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 था, उसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा है। 5 ईयर प्लान से भी पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, बट वो अपने इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे लाल, रोहित ये इकोनॉमी का पार्ट है। जब अपन इकोनॉमी करेंगे ना तो उसमें हम 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे। और यूट्यूब पे मेरी क्लास लगी हुई है, मैंने फ्री डला हुआ है, आप देखना यूट्यूब पे निम्बस लर्निंग पे, उसमें क्लास लगाई मैंने, पढ़ा रखा है, तो वो आप वहां से देख लेना 5 ईयर प्लान का। ठीक है, और ठीक है, डाउनलोड कर रखी है सर हमने, बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार पद संभाला? इनमें से वो कौन सा प्रेसिडेंट है जिसने 2 बार पोस्ट अटेंड किया है, मतलब 2 बार अपने पद पर बने रहे हैं? चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर बता देंगे और अब आपको मालूम होगा। आंसर बताइए रोहित, डिम्पल, नवीन, आंसर बताइए। 147 का आंसर नवीन ने दिया है सी। हम्म, नवीन ये आपके पड़ोसी हैं क्या? ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये शायद आपके पड़ोसी भी हैं या नहीं? इनका जन्म कहाँ हुआ था नवीन? अच्छा, तुम्हारे पड़ोसी हैं, वेरी गुड। कहाँ जन्म हुआ था इनका नवीन? बताइए भाई, आंसर बताओ सब लोग। आन, रोहित, डिम्पल, क्या हुआ डिम्पल, जवाब नहीं दे रही हो आज? क्या क्या हुआ? यस नो कुछ बोलो। रजनीश भी आ गए, रजनीश सी का आंसर दे रहे हैं। देखिए, राइट आंसर इज सी। सी का सी है। आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजादी के साथ, आजादी के साथ जैसे डॉक्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू 2 टर्म तक बने रहे, वैसे ही ये भी 2 टर्म तक बने रहे। आजादी के बाद जब ये राष्ट्रपति बने थे तो ये भी 2 टर्म तक लगातार रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजादी के बाद आप देखेंगे। अच्छा, छपरा जिला है रजनीश, छपरा जिला है कि सिवान है जी नवीन? ये रजनीश बता रहे हैं कि छपरा जिले में इनका घर है। आवाज स्किप हो रहा है, किसका? मेरा? पूरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सब लोग बताएं, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? भाई रोहित, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, या आवाज में कोई दिक्कत है? सर वीडियो रुक जाती है, ओके, बार बार। अच्छा, आज कोई इंटरप्शन हो रहा है क्या वीडियो में? ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए अब इसके साथ एक और सवाल का जवाब दे दो। वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनको जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए, मतलब जिनकी डेथ उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनकी डेथ उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, नाम बताइए। वो कौन से? बिल्कुल फखरुद्दीन, और रोहित, और जाकिर हुसैन, बिल्कुल। चलो अब मुझे एक और सवाल का जवाब बता दो कि वह कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है? वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया है? ओहो नवीन, आगे लगा दिया तुमने।
हिदायतुल्लाह। चलो अब एक और सवाल का जवाब बता दो। मान लो, सभी लोग सुन रहे हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति मर गया। बिल्कुल, मान लीजिए राष्ट्रपति मर गया, तो राष्ट्रपति पद को कौन सुशोभित करेगा? उपराष्ट्रपति। अब मान लो उपराष्ट्रपति भी मर गया या उसका पद रिक्त हो गया, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित करेगा? कौन उस पद पर रहेगा? बिल्कुल डिम्पल, बिल्कुल। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा, और वही कंडीशन हिदायतुल्लाह के रिगार्डिंग आई। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। 148 बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर दीजिए, एकदम जबरदस्त। डिम्पल ने आंसर दिया है डी। क्या इनका आंसर सही है? इसको कौन कौन जस्टिफाई करेगा? बताओ कौन कौन नवीन ने भी आंसर दिया है डी, और रोहित, रजनीश, बताइए। और बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? दोनों के आंसर 101% सत्य हैं। 1989 का ईयर था और 61वां संविधान संशोधन था, और टाइम पीरियड था राजीव बाबा का। ठीक है, राजीव बाबा। मतलब रोहित, ये मैंने भरवाली पूछा था क्वेश्चन तुम लोगों से, लिखा हुआ नहीं था, वर्बली मैंने एक बार पूछ लिया था, तो उस कंडीशन में रिपीट हो रहा है। तो राजीव गांधी थे और 61 अमेंडमेंट किया। इसमें 21 वर्ष था पहले एडल्ट की एज, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 18 वर्ष एडल्ट की एज कर दी गई, मतलब हमारे देश में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। तो ये सिर्फ वयस्क होने की है, मतलब कि तुम इस एज में वोट कर सकते हो और बाकी आपको एडल्ट माना जाएगा। लेकिन विवाह की आयु 18 नहीं है, विवाह की आयु आपकी फॉर मैरिज जो है वो है 21 वर्ष ही। अगर कोई लड़का है और 18 वर्ष में शादी कर लिया तो बाल विवाह माना जाएगा। लड़के की उम्र 21 साल ही होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 18 साल का हो गया है तो वोट कर सकता है, अपने इच्छित प्रतिनिधि को किसी को भी वोट देके, ठीक है, जिता सकता है। तो ये कहानी यहां पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149। 149 का आंसर दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर या घोषणा पत्र किसके द्वारा कहा गया था? बताइए सर, 149 का आंसर बताइए। 149 बी आर अंबेडकर, डिंपल बता रही है, रोहित भी बता रहे हैं सी, दास्ता का दूसरा चार्टर, सी आंसर बता रहे हैं। क्या ये आंसर सत्य है? रोहित और डिंपल ने तो सी बताया, बाकी जो लोग ऑनलाइन है वो अपने मुखार बिंदु से कुछ आंसर बताने की चेष्टा करेंगे क्या? मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी जो 5 लोग ऑनलाइन है वो अपने उंगलियों से धीरे से, मोहब्बत से, अगर लैपटॉप चला रहे हैं तो उस पर टाइप करेंगे, और मोबाइल चला रहे हैं तो धीरे से, मोहब्बत से मोबाइल के टच स्क्रीन पर आंसर देने की चेष्टा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ हमारे चाहने वाले कोई और नहीं, नवीन बाबू ने आंसर दिया है 149 का सी। वेरी गुड नवीन, देख के तुमने आंसर दिया है रोहित और डिंपल का सी, मतलब एक आदमी सी दे दिया तो सब सी पे आ गए। ओके, और बाकी जो लोग हैं वो क्या, वो लोग भी सी लगाएंगे या कोई दूसरा आंसर देंगे? सबका गलत है क्या? मेरे लाल, मेरे रोहित, मेरे हीरो, बिल्कुल 101% आप लोगों का आंसर सही नहीं है। ठीक है, आप लोग का आंसर गलत है। इसमें तो ये दोनों नाम आएगा ही नहीं भाई। बी आर अंबेडकर का तो 1935 में
भाई हालांकि उन्होंने काम किया है, लेकिन बी आर अम्बेडकर 1935 में इतने एक्टिव नहीं थे। ये इसमें दो लोगों का नाम आ सकता था, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का। इनमें से तुम ऑप्शन लगाते तो मैं समझता कि वो चलो हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहा हो, लेकिन तुम लोग को साफ ही नहीं मालूम था, तुम लोगों ने यहां गोली दे दिया मुझे। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि दास्ता का दूसरा चार्टर है ये, मतलब हमें गुलाम बनाने का दूसरा अधिकार या घोषणा पत्र है, जिसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया है और कह रहे हैं प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ो और कुछ राज्यों में अपनी सरकार बनाओ। तो हमें तो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। समझ में आ रही बात? आपको मालूम होगा ना कि 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और कहा था और कि हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और 1930 से लेकर और 1949 तक हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। और फिर 26 जनवरी 1950 को तो हमने उस डेट को संविधान ही लागू कर दिया। तो ये स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दास्ता का दूसरा चार्टर। आई बात समझ में? डिम्पल, नवीन, क्या हुआ? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? वेरी गुड, बहुत मस्त। अब ये भूलना नहीं है, एग्जाम में कई बार पूछा है। ये ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बता दूं मैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये वो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में एग्जामिनर्स की पहली चॉइस होती है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले जोश और जुनून से अगले क्वेश्चन की तरफ। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा दिल कह रहा है कि आप में से सभी लोग इस क्वेश्चन का 100% सही उत्तर करेंगे, ये मेरा दिल कह रहा है। चलिए इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन नंबर 150। और आंसर देने में सबसे पहले आंसर दिया है डिम्पल ने। डिम्पल ने आंसर दिया है ए का। वेरी गुड। बाकी लोग आंसर दे फटाफट, ताकि मैं ये बता सकूं कि आंसर सही है या गलत, और फिर मैं उसके एक्सप्लेनेशन आपको बता पाऊं। ठीक है। आइए चलिए दूसरे नंबर पर आ गए रोहित बाबू। रोहित ने 150 का ए आंसर दिया है। आइए चलिए तीसरे नंबर पर आ गए अपने नवीन बाबू, 150 का इन्होंने सी बताया है। आइए रोहित बाबू कमेंट कर रहे हैं दोनों होंगे सर, निर्वाचित और मनोनीत। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रोहित तुमने तो आगे लगा दिया यार। ठीक है। चलिए तो अब रोहित आपका कौन सा आंसर माना जाए? अभी आप ए आपने आंसर बताया और फिर कह रहे हैं निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इसका मतलब आपका आंसर सी की तरफ जा रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये जुम फिर आपका आंसर सी आ गया। तो रोहित मैं आपका आंसर क्या मानूं? आपका आंसर ए होगा या सी? बोलो। नहीं, ए ही है सर, ए है। फिर दोबारा। ओके, तो फिर तुम अभी क्यों कंफ्यूज हो रहे थे रोहित? जब ये बात मालूम है तो सब डैम श्योर बोल देते कि सर ए है ही है। चलिए देखिए, सबने आंसर दे दिया है और इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए। राइट आंसर ए होगा। अब तुम कहोगे कि सर ए में कैसे, तो अब मैं इसको आपको समझाता हूं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है, फिर कह रहा है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, फिर कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, फिर कह रहा है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। देखिए अभी इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये कहानी क्या है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, यहां पर मैं उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद आप देखेंगे राष्ट्रपति के बाद होता है, और ये उपराष्ट्रपति जो है
ये राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होता है का, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलती है। इनका निर्वाचन आप देखेंगे दो लोगों के द्वारा होता है। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड का मतलब है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 14 लोगों को जो लोकसभा में जो संसद में बैठते हैं, जिसमें 12 लोग राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के होते हैं, इन 14 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो इसलिए क्योंकि नॉमिनेशन डायरेक्ट हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति इन लोगों राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है पार्शलिटी हो, ये अपने कि राष्ट्रपति ने चुना है तो उसी के फेवर में दे, इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। मैंने बताया था यहां पर क्या है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, मतलब जो 14 लोग वहां पर छट रहे थे वो अब यहां पर भाग लेते हैं, और बाकी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं ही। तो 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, वो भी और साथ में, तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही आ गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि जो मैंने बताया वो आपके दिल तक ये बात पहुंच गई और पूरी तरह से आप इस बात को समझ गए, एकदम टू टाइट क्लियर हो गया? क्लियर? पक्का? चलिए, ये हो गई बात। लेकिन यार सब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, 8 लोग ऑनलाइन शो कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 3 लोग ही 4 लोग बोल रहे हैं यार, और पता नहीं क्या हो गया है। और बाकी लोग रुष्ट हैं क्या मुझसे? दुखी है क्या? या कोई टेंशन है, या फिर बोलना नहीं चाहते, या बताना नहीं चाहते? आखिर परेशानी क्या है? मैं आज जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सभी को एक बार मैं उनका 4-5 लोगों का तो नाम पता है मेरे को, जिसमें रजनीश, नवीन, डिम्पल, रोहित। ठीक है, ये 4 लोग तो मेरे सामने हैं। बाकी 4 और कौन कौन है भाई? एक बार नाम तो बताओ मुझे, नाम पता चले कि कौन कौन है। भले ही रिप्लाई नहीं करते, नाम तो बता दो कि बाकी और 4 लोग कौन है। नवीन, उन लोगों का निरमा सरफ से वेलकम करो सर। निरमा नहीं, लिरिल साबुन से, या पुराना जो आपने ऐड देखा होगा, नेपाल का ऐड आता था, उसमें एक टीचर आता था, डाबरलाल दत्तमंजन का प्रचार करता था, तो उसमें लिखता था, राजू तिम्रो दांत मोती जैसे क्यों चमकुन छ? तो कहता था कि ना मास्टर जी, मैं डाबर को लाल दत्तमंजन जो पेश कर छ, मतलब डाबर का लाल दत्तमंजन मैं इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मेरे दांत चमक रहे हैं। नेपाली में बोलता था, चमको सा। ठीक है, तो इसलिए चलिए इकबाल भी आ गए, इकबाल अभी आए हैं। तो इकबाल तुम अभी आए हो, पहले 8 लोग थे, अब नए आए हो तुम, एक 9, तो अब 5 लोग हो गए। 4 लोग और कौन कौन है भाई? 4 और कौन कौन ऑनलाइन है? नहीं, मेरे से शर्म आ रही है, शर्मा रहे हो। अच्छा, आप जितेंद्र है सर, आप बंगाली में बहुत नॉलेज है। ये बंगाली नहीं है जितेंद्र, ये है इसको नेपाली बोलते हैं, नेपाली में बोल रहा था मैं अभी। ठीक है, अब ये आ गए 6, 3 और कौन कौन है? नवीन, सर आप अच्छा बोलते हैं सर। क्या अच्छा बोलता हूँ, हिंदी या अंग्रेजी? रोहित आ गए भाई। 3 और कौन कौन है? नाम तो बता दो यार, इतने शर्माने की क्या बात है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता आखिर, मतलब 9 लोग जो शो कर रहे हैं। देखो नवीन, मैं यही चाहता हूं कि तुम लोग
हमेशा हंसते रहो। हंसते का मतलब कि अगर मेरे नाचने से, मेरे एक्टिंग से, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से अगर तुम्हें खुशी मिलती है और तुम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो, तो इससे बेहतर मेरे लिए और कोई खुशी और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। और ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए करता हूँ। बाकी अगर मैं क्लास से बाहर निकलता हूँ तो मैं उतना ही सीरियस होता हूँ जितना एक नॉर्मल आदमी होता है। लेकिन ये सब कलाकृति और ये सब डिजाइन बनाने का मेन यही मकसद है कि आप लोग खुश रहें और आप लोगों को बेहतर समझ में आए। यही मेरा उद्देश्य होता है। इसके लिए ही मैं ये सारी चीजें करता हूँ। ठीक है। तो ये तो तुमने अभी, तुम में से किसी ने मेरी ऑफलाइन क्लास ली है कि नहीं? किसी ने ऑफलाइन मेरी क्लास ली है क्या तुम लोगों में से किसी ने? अच्छा, डिम्पल आपने ली है। डिम्पल को पता होगा कि ऑफलाइन क्लास में मैं कितने फॉर्म में होता हूँ। ऑनलाइन में तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता। ये मौके नहीं, ऑनलाइन में तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता। ऑफलाइन में अगर तुमने क्लास देख ली मेरी, तो फिर सोचो क्या होगा। डिम्पल ने मेरी क्लास ली है। हम्म। अच्छा, इकबाल ने भी लिया है। इकबाल, तुमने क्लास ली है क्या मेरी? अच्छा। अच्छा। अच्छा रोहित, किसी ने बना लिया होगा यार। बहुत सारे क्लास में एक्टिविटी करते रहते हैं। तो अपना मकसद यही है कि भाई एंटरटेन, देखो, मैं ये जानता हूं कि इस दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है पढ़ाई करना। और स्पेशली तुम लोगों के लिए, क्योंकि टेक्निकल जो बंदे हैं ना, तो उन्होंने 4 साल, भाई डिग्री डिप्लोमा जो भी किया तुमने, और तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि तुमको जीके पढ़ना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा सा इंटरटेन कर ले अपन इसको, तो मैं बता रहा हूँ कि पूरी क्लास आपको कवर हो जाएगी, कभी आप नहीं भूलेंगे जीवन में। तो अगर उसी चीज के लिए ये सब थोड़ा सा मैं इसको माहौल बनाने के लिए करता हूं मैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। अटेंडेंस फुल होती थी। ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन का आंसर समझ लिया हमने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। भारत के संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के विचार निम्नलिखित में से कहां से लिए गए हैं? बताइए सर। आपातकालीन प्रावधानों के विचार कहां से लिए गए हैं? 151 का आंसर बताइए। 151 का आंसर बताइए। वेरी गुड। सबके आंसर 101% सही है। जर्मनी से। जर्मनी से आपातकालीन, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। और वित्तीय आपातकाल हमने लिया कहां से? यूएसए से। बिल्कुल रोहित, 101% सत्य है। यूएसए से हमने लिया है वित्तीय आपात। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आंसर इज बी, जर्मनी से हमने लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152। 152, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग राज्य वित्त आयोग के निर्माण में सुझाव देती है या दिया है? कौन सी समिति है जी राज्य वित्त आयोग के निर्माण में सुझाव दिया है? कौन सी समिति है? इसके बारे में तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। राइट आंसर इज बी, इसका है अशोक मेहता कमिटी। अशोक मेहता कमिटी ने सुझाव दिया था राज्य वित्त आयोग के निर्माण सुझाव में। ठीक है, कि राज्यों के लेखा परीक्षण और उनको वित्तीय सहायता के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायत के रिगार्डिंग भी सुझाव दिया था, आपको मालूम होगा तो। इन्होंने द्विस्तरीय सुझाव दिए थे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात करी थी। लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस को नहीं फॉलो किया गया। पंचायत में बलवंत राय मेहता कमेटी की त्रिस्तरीय जो सुझाव है उसको स्वीकार किया गया हमारे देश में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी की त्रिस्तरीय सुझाव को। आइए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? बताइए। 153 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब गठित किया गया था जी? इकबाल, आग लगा दिया तुमने। जितेंद्र, तुमने भी आग लगा दिया। नवीन, तुमने तो उस पर पेट्रोल डाल के आग लगाया, मतलब और धधका दिया उसको, धड़धड़ धड़धड़ आवाज। उसके बाद डिम्पल, तुमने उस पर पानी डाल दिया। वेरी गुड, सबके आंसर जो है वो परफेक्टली सही है। मतलब राइट आंसर इज 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। और आप देखेंगे अभी इस समय भारत में कई सारे अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदुओं को छोड़ दे तो सारे ही अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, ईरानी, तुरानी। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, अल्पसंख्यक आयोग। चलिए अब एक और आंसर बता दो। इस समय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सॉरी मंत्री कौन है? इस समय अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री कौन है जी? कोई बताएगा? अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री का नाम बताइए। नजमा हेपतुल्ला है। नवीन, निरमा सरफ से नहीं, अभी वो आता है ना वो डिटॉल साबुन, ज्यादा बढ़िया है वो, उससे नहलाऊंगा। नाजमा हेपतुल्ला का नाम लिया तो वो इस समय गवर्नर है, नाजमा हेपतुल्ला। बताओ भाई, कोई बताएगा? इकबाल, जितेंद्र, नाम भूल गए सर। अच्छा, यही तो कहानी है तुम लोगों की। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? मुख्तार अब्बास नकवी का? तो फिर याद आ गया। मुख्तार अब्बास नकवी है इस समय भारत के अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोग इसमें आग नहीं लगाने, इस पर पानी डाल के और इसको पूरी तरह से बाढ़ में फ्लोट करने की स्थिति में है। अपना नक्कू है सर। अच्छा, क्या बात है नवीन, हैं? बड़े लोगों के शॉर्ट ट्रिक नाम निकालने का वो कर रखा है तुमने, हैं? आता हूं तुम्हारे औरैया, एक बार मिलता हूं तुमसे हाईवे पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का आंसर बताइए। 154 दल बदल कानून कब पारित किया गया था? दल बदल कानून, सर याद करने का तरीका। नवीन, बिल्कुल बताऊंगा। अभी पहले एक बार सारे क्वेश्चन कर लें, फिर सारे शॉर्ट ट्रिक और बहुत सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। इसके याद करने का तरीका, याद करने का तरीका है कि हर चीज को किसी चीज से रिलेट कर दो। अगर आप रिलेट करेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और हर व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी क्षमता है किसी चीज को रिलेट करके याद करने का। ठीक है, डेट नहीं पता, नवीन बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985 में आप देखेंगे दल बदल कानून जो है वो बनाया गया था। मतलब कोई भी, पहले क्या था आपको मालूम होगा कि कोई भी मंत्री पद के लालच में कभी भी दल छोड़ के और किसी के साथ भी मिल जाता था। बिल्कुल रोहित, इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो अगर पूरी पार्टी मर्ज होती है किसी के साथ तो वो दल बदल में नहीं आएगा, अगर पूरी पार्टी मर्ज होती है किसी के साथ तो। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि उस पार्टी को रिजाइन करके दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले मंत्री पद के लालच के लिए, तो उस कंडीशन में उस पर दल बदल कानून लागू होगा और उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 15 फरवरी 1985 को इसे बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 155 कैबिनेट क्या है? बताइए सर। कैबिनेट, इकबाल 100 हो गया 154 का। अब यहां पर बताइए व्हाट इज कैबिनेट? कैबिनेट क्या है? क्या चाहिए सर? कोई बात नहीं, कैबिनेट क्या है बताओ? कैबिनेट के साथ मंत्री परिषद। ओहो, सरकार के साथ मंत्री, कैबिनेट मंत्री और सचिव, राज्य के मंत्री। अब मैं तुमको एक डायग्राम बनाऊंगा और फिर उस डायग्राम में
तुमको बताऊंगा मैं कि ये क्या कहानी है। देखो, दो वर्ड होता है जी। एक तो होता है मंत्री परिषद, ठीक है, और एक वर्ड होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं बताता बना रहा हूं एक डायग्राम जिससे समझ में आ जाएगा। एक, दो और तीन, ये हो गया कैबिनेट मंत्री, ये हो गया राज्य मंत्री, और ये हो गया उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री और प्लस पीएम इज इक्वल टू कैबिनेट, और ये तीनों और प्लस पीएम इज इक्वल टू मंत्री परिषद। इसको आप मंत्रिमंडल कह लो। अब समझ में आई क्या तुम लोगों को बात? जो डायग्राम बनाया है वो क्लियर हो रहा है जी? जो डायग्राम बनाया है वो क्लियर हो रहा है क्या? रोहित मेरे लाल, ये सब तुम लोग के लिए वेन डायग्राम बनाए। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री, और उसके नीचे ये उप मंत्री होता है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर इनका क्या है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो उसको भी समझ लीजिए। क्या मैं इसको समझाऊं, या उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया। आप अगर मुझे कहेंगे, आदेश करेंगे, तो सर आगे की तरफ बढ़ेंगे इसको समझाने के लिए। अगर आदेश नहीं करेंगे तो फिर मैं यहीं रहने दूंगा। समझा दीजिए सर। ओ मेरे लाल, नवीन, वेरी गुड। और दो लोगों ने सिर्फ रिप्लाई किया है समझाने का, बाकी अभी 10 लोग ऑनलाइन शो कर रहे हैं, मतलब 8 लोगों की मेजोरिटी है, 8 लोगों को इसके बारे में पता है। 8, अब 7 लोगों को पता है। तो जब तक मेजोरिटी नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि संसद जो है वो मेजोरिटी के पर चलता है, तब तक मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा। सिर्फ 4 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है, 6 की अभी भी ना की मेजोरिटी है। 6 और भी लोग चाह रहे हैं कि आप नहीं बताएं सर, आगे बढ़े। 6 जो लोग हैं वो चाह रहे हैं। चलिए रोहित, तुम 2 बार कर रहे हो, 2 बार करोगे तो नहीं बताऊंगा मैं। समझा दीजिए सर। अच्छा, 5 लोग आ गए। अभी एक आदमी की कमी हो रही है इस वोटिंग में। एक आदमी की वजह से समस्याएं और जटिल होती जा रही हैं। जल्दी फटाफट एक आदमी और कौन है जो इसमें वो अपना वोट, बहुमूल्य वोट देके इसको आगे प्रोसीड कर सकता है? ओ माय गॉड। इसी के साथ आप देखेंगे रजनीश और जितेंद्र ने इस पर अपना बहुमूल्य वोट देके इसे विजय। ओके देखो, देखो इधर, जो मंत्रालय है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में बटा हुआ है बॉस। कोई भी मंत्रालय, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं होम मिनिस्ट्री है, ये गृह मंत्रालय है, ठीक है। अब किसी भी मिनिस्ट्री के 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से? तो उस मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर जो मंत्री होता है उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, जो उस मंत्रालय का हेड ऑफ द बंदा है, मतलब सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके सहयोग के लिए एक और, मान लीजिए अगर मंत्रालय में वर्कलोड ज्यादा है तो उसके सहयोग के लिए एक राज्य मंत्री नियुक्त किया जाता है। और भी ज्यादा लोड हो तो उसके सहयोग के लिए एक उप मंत्री नियुक्त किया जाता है। और आप देखेंगे कई लोग स्वतंत्र प्रभार में भी राज्य मंत्री बनते हैं, ज्यादा वर्कलोड होता है तो उनका सहयोग करने के लिए, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को सहयोग करता है, उससे भी ज्यादा वर्कलोड हो तो उप मंत्री, जिसको हम सब मिनिस्टर बोलते हैं, वो होते हैं। तो ये 3 मिनिस्टर्स होते हैं आप देखेंगे किसी भी मंत्रालय में। अब इन तीनों, अगर हम सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्लस पीएम जोड़ दें तो ये हो गया कैबिनेट, अर्थात मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। और इन तीनों को जोड़ दो, मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और प्लस पीएम, तो ये हो गया मंत्री परिषद। अब तुम कहोगे कि सर ये कहानी है क्या? तो पहले जो था मंत्रिमंडल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है,
मंत्रिपरिषद अर्थात अंग्रेजी में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये वर्ड मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैबिनेट वर्ड नहीं है। ये जो कैबिनेट वर्ड है ये पॉपुलर किया भाई साहब आपकी चाहने वाली कोई और नहीं, जो आपके दिलों में बैठती थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम में कैबिनेट वर्ड ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों? आपने नाम सुना होगा किचन कैबिनेट, सुना है किचन कैबिनेट के बारे में? इंदिरा गांधी अपने घर से ही कैबिनेट चलाती थी, कैबिनेट की मीटिंग नहीं करती थी। तो वो इंदिरा गांधी के टाइम से ही किचन कैबिनेट का समय है, मतलब टर्म चला, अर्थात प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट से घर पर ही बैठ के और वहीं से पूरा शासन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इंदिरा गांधी के टाइम से ही ये कैबिनेट वर्ड पॉपुलर हुआ, हालांकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कैबिनेट। और आप ये जान लीजिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट ही लेता है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर और बाकी उनके मंत्रिमंडल के जो दूसरे मंत्री हैं वो। ठीक है, आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ा सा एक हॉल होता है और बीच सेंटर में वो बैठे हैं और साइड में किनारे स्पेस बनाना के 2-2 फीट फिर और सारे मंत्री बैठे होते हैं। तो कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो कैबिनेट मतलब मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के मंत्री और प्लस प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू कैबिनेट, और सारे महत्वपूर्ण डिसीजन इसी के द्वारा लिया जाता है। आई बात समझ में? सबको ये बात समझ में आई? क्या मैं उम्मीद करूं कि जो मैंने आपको बताया वो पूरी तरह से आप सभी को समझ में आ गई। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पर बता दो, शर्माना नहीं है। कंफ्यूजन में कोई अगर कंफ्यूज कोई चीज नहीं समझ में आती है तो क्लियरली मेरे से पूछ लेना है कि सर यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है, अभी भी नहीं समझ में आया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिर दोबारा तुमको कोई बताएगा नहीं। समझ में आ रही बात? तो जहां अगर मैं एक बार 2 बार नहीं 100 बार बताऊंगा, लेकिन अपनी प्रायोरिटी यही है कि अपने को समझना है। देखो एक चीज बता दूं तुम लोगों सभी लोगों को कि कष्ट एक बार ही होता है समझने में। मतलब एक बार अगर तुमने सही से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि लाइफ में तुमको कभी दिक्कत नहीं आई। और अगर तुमने उसको बाईपास करने की कोशिश की, मतलब नहीं पढ़ा ठीक से, तो वो फिर तुमको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जान लो कि आपने उसको बाईपास कर दिया, मतलब थोड़ा पढ़ के आगे आधा अधूरा समझ के निकल लिया, फिर आगे तुमको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो तुमको उस लेवल तक पहुंचना ही होगा उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मतलब उतना समझना ही होगा तभी तुम इसके लिए, चाहे तुम 1 साल मेहनत करो, 5 साल मेहनत करो या 6 साल, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितने सालों में उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो। बहुत लोग कहते हैं ना कि 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो क्वालिफाई किया, तो क्योंकि वो 1 साल में जो तैयारी कर सकता था उसने टाइम पास किया तो 4 साल उसको लग गए। और कई लोग 1 साल में ही निकल के जाए, क्योंकि 1 साल वो मेहनत करते हैं और निकल के चले जाते हैं। और बार बार ये कहता हूं कि हमारी एक्सपेक्टेड एज 60 साल है और उस 60 साल में से 1 साल डिवोट करना है अपने को ईमानदारी से। मतलब घर द्वार बाहर भीतर दुनिया समाज यार दोस्त सबको भूल जाओ, कोई नहीं है तुम्हारा, बस पढ़ाई के सिवा कोई नहीं है। लोग बुरा मानते हैं तो मान जाए, दुश्मनी करते हैं करने दो। 1 साल तक अपने आप को गला दो, सब हड्डी पर आ जाओ, एकदम हड्डी पर कबड्डी खेले, एकदम हड्डियां काउंट हो रही हैं। और 1 साल बाद इतना तैयारी करो कि साहब अगले साल उस एग्जाम को फाड़ दो और घर वालों से कह दो कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अगले साल 2021 में। वो कहेंगे किस लिए? तो उस 5 लाख पर स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और आप देखेंगे वहां मालदीव और मॉरिशस के बोट पर, समुद्र के बीच पैसिफिक ओशियन में बोट बुक कराना है और उस पर बड़ी बड़ी खंबे की पेटियां अकेले आराम से बोट पर पड़े हैं। जितना 1 साल शरीर को कष्ट दिया ना, वो 6 महीना आराम से बोट पर बैठ के स्ट्रॉ लगा के पी रहे हो, चिल कर रहे हो एकदम। जितना कष्ट दिया शरीर को वो सारे कष्ट खत्म। और फिर उसके बाद आओ 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग लेटर लो और जाओ चिल करो लाइफ। तो ये इस तरह से अगर तुम आगे बढ़ोगे, ये सोच के कि टाइम डिसाइड करोगे और डेडलाइन दोगे, तो तुम्हारी इफिशियंसी भी बढ़ेगी और साथ में तुमको मन भी करेगा। और एक बात जान लेना कि अगर टाइम जैसे जैसे निकलता है ना, हमारी इफिशियंसी और काम करने की जो क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है और उतना मन नहीं लगता जितना पहली बार तुमने पढ़ना शुरू किया था। इसलिए सिर्फ एक बार आपको दिल से मेहनत करनी है, उसके बाद जीवन में कभी भी ऐसा दोबारा वक्त नहीं आएगा जब आपको उस चीज के लिए फ्रस्ट्रेट करे। ठीक है? क्या मैं उम्मीद करूं
सर बहुत नर्वसनेस हो जाती है। क्यों नर्वसनेस होती है भाई? ऐसी क्यों होता है? दो ही कंडीशन होती है, या तो किसी और चक्कर में हो तुम, या फिर तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं है। जब तुम इतने अच्छे सवालों के जवाब दे रहे हो और तुम्हें पता है, तो फिर नर्वसनेस किस बात की? ये कंडीशन दो ही तभी होती है जब आदमी एक साथ दो नाव पर होता है। समझ में आ रही बात? आइए। सर सोचकर ही मूड अच्छा हो जाता है। ये सोचना सोचना नहीं है, इसको जमीन पर ग्राउंड लेवल पर उतारना है। और एक बात जान लेना, जो क्वालिफाई करते हो 30 मार्क नहीं होते, हमारी और तुम्हारी तरह ही लोग होते हैं, मामूली। और जब रिजल्ट आता है तो वो भी सरप्राइज करते हैं कि मैं क्वालिफाई कर गया। तो यहाँ पर मेहनत करनी है ईमानदारी से, और 100% सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। थोड़ा सा एनर्जी आ गई अपने अंदर। ठीक है, आइए। क्योंकि आप घर पे हैं तो घर पे वो सारी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, आइए बताऊंगा सब। आर्टिकल 72 उसमें मेंशन किया गया प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक, आप देखेंगे, आर्टिकल नहीं है। कहा गया कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति के साथ मिलकर सरकार का संचालन करेगा। ठीक है, आर्टिकल 72 में। और फिर 74 में मंत्री परिषद के, तो स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, आइए। क्लियर हो गया जी? यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया था ना सबको? ये जो ये जो कॉन्सेप्ट बताया था ये सबको क्लियर हो गया था? चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, मतलब अगले 156, बताइए क्वेश्चन नंबर। बताओ रोहित, सर एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बताओ, क्या पूछ रहे हो? बोलो। तब तक दूसरे लोग। सर सारे कैबिनेट मंत्री मंडल में आते हैं ना? नहीं, नहीं रोहित। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वही होते हैं। अगर मंत्री परिषद की बैठक होगी तो उसमें सारे लोग आएंगे, लेकिन कैबिनेट की जो बैठक होती है मंत्रिमंडल की, तो उसमें जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और पीएम वही शामिल होते हैं। अभी जो डायग्राम बनाया था उसका मतलब तो यही था ना भाई, कि कैबिनेट का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम, और मंत्री परिषद का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और सब मिनिस्टर्स, और प्लस पीएम इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए आइए इसका आंसर बता दीजिए अब। 156 का आंसर बताएंगे सर आप लोग। 156 का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। कौन सा किससे सुमेलित हो रहा है जी? बताइए। संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? किसी से नहीं। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव से आ गया। वही 4A में है मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर संघीय कार्यपालिका शुरू होता है भाग 5 से। तो जो आप देखेंगे राइट आंसर क्या है? संविधान सही सुमेलित है। अच्छा, हाँ मान लो अगर 4A है, क्योंकि बाकी तो मैच हो नहीं रहे इसके, इसका और इसका, तो ये मैच हो रहा है, क्योंकि 4A अगर इसमें मेंशन होता है तो राइट आंसर, फिर भी अगर उसमें मैच करे तो ये सही होगा सर। बिल्कुल तुम्हारा इंटरनेट स्लो होगा इकबाल, इसलिए। ठीक है, इसलिए इसलिए डिले होता है। क्या तुम लोग में से और किसी का वीडियो डिले होता है जी? नवीन, डिंपल, रोहित, किसी का वीडियो डिले होता है क्या? नो सर। तुम्हारा इकबाल, तुम मोबाइल पर देखते हो या लैपटॉप पे? इकबाल मोबाइल पर बहुत होता है। इकबाल मोबाइल पर देखते हो कि लैपटॉप पे? बोलो। मोबाइल पर देखते हो कि लैपटॉप पे?
देखो, अभी बता रहे हैं जितेंद्र कि अगर मोबाइल पर देखते हैं तो बहुत हैंग करता है सर, और डिले आता है, लेकिन लैपटॉप पर दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि तुम मोबाइल पर देखते होगे इसीलिए डिले आता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि कोई टैब वैब हो। अब लैपटॉप तो कहाँ से खरीदोगे अभी। मैक्स 30 सेकेंड। अच्छा, मैक्सिमम 30 सेकेंड आता है। 30 सेकेंड फिर भी हो गया ना भाई, आधा मिनट डिले आता है, मतलब बहुत सारी चीजें आगे आ जाती हैं। मेरा भी स्लो है, नेट स्लो नहीं है सर। तो मोबाइल पर देखते हो कि लैपटॉप पे, इकबाल ये बताओ। नेट स्लो नहीं है तो किस डिवाइस पर देखते हो। मोबाइल पे। तो मोबाइल पर डिले आता है, ये सभी लोग कह रहे हैं। तो थोड़ा मोबाइल पर डिले होगा, अब परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। मोबाइल पर डिले आता है थोड़ा सा। लैपटॉप पर, नवीन सर मोबाइल पर स्लो, लैपटॉप पर डिले। सर रिप्ले लेते मिलेंगे आपको जो मोबाइल से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर दीजिए। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। नवीन ने आंसर दे दिया, रोहित ने आंसर दे दिया, और लोग फटाफट रिप्लाई करो। डिम्पल ने भी दे दिया, और जितेंद्र ने भी दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर 101% सही है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, किया गया है। अब मुझे ये बता दो, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है जी। वर्तमान में एक तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन सा है, और कौन से वित्त आयोग का गठन हुआ है, बताओ। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ये पहले बताओ। वेरी गुड रोहित, आग लगा दिया तुमने। बिल्कुल, एनके सिंह। 15वां, अच्छा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जी, बताओ। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हेलो, मैं क्लास में हूँ सर। हाँ, 8 o'clock, 8 बजे। बताएं कुछ। ठीक है, ठीक है, मैं 8 बजे मिलता हूँ। चलिए, तो 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताओ फटाफट। 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अच्छा, वाईवी रेड्डी है डिम्पल। ठीक से बताओ यार। विजय एल केलकर कौन, किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय एल केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय एल केलकर, बिल्कुल नवीन। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल नवीन, केसी नियोगी थे। अच्छा, अभी जो 15वीं वित्त आयोग चल रही है उसका टाइम पे टेन्योर बताओ। टेन्योर बताओ। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है उसका टेन्योर बताइए, कार्यकाल। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है 15वें वित्त आयोग, उसका कार्यकाल। ओहो, वेरी गुड नवीन है, आग लगा दिया तुमने। आज तुम्हारे घर वहां पर औरैया पहुंच रहा है गिफ्ट। चलिए, सबके आंसर सही हैं। ये रिवीजन भी हो गया, और ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ वित्त आयोग की बात आई थी तो पूछ लिया। अब ये भी बता दो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बता दो अब। अच्छा, वित्त आयोग का काम क्या है जी। वित्त आयोग का अध्यक्ष बता दिया आपने, प्रेसिडेंट। अच्छा, जितेंद्र पीएम नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। वित्त आयोग का काम क्या है जी, ये भी बता दो।
वित्त आयोग का काम क्या है ये तो बता दो। ये तो बता दिया आपने कि प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट मतलब चुन मतलब अपॉइंट करता है, लेकिन इनका काम क्या है? वित्त आयोग क्या करती है? वित्त आयोग क्या करती है? वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं नवीन। वित्त आयोग का काम है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा, करों का विभाजन और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, दोनों के बीच फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको मैनेज करना, करों का विभाजन और करों के रिगार्डिंग एनालिसिस करना। ठीक है, समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158 बताइए। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर बताइए। शासन की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? शासन की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? पूरा पावर। पावर किसमें होता है जी? शासन की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? सबके आंसर गलत हैं, सबके। यार एक बार सोच तो लेते। शासन करने की समस्त शक्ति किसके अंदर होती है भाई? ये कह रहा है कानून निर्माण की समस्त शक्ति किसमें होती है, तब तो डी लगा लेते तुम। कानून निर्माण की, ये कह रहा है शासन करने की समस्त शक्ति किसके अंदर होती है। क्वेश्चन यही फंसाती है कमीशन तुम लोगों को। ये क्वेश्चन समझ नहीं पाते और फटाफट तुम लोग एकदम क्वेश्चन देखने के साथ ही ट्रिक मार देते हो। अब बताओ सही आंसर। हाँ, अब सही है नवीन, जितेंद्र, रजनीश, डिंपल। अभी भी गलत हो तुम, अभी भी गलत हो। शासन करने की समझ शक्ति प्रेसिडेंट के अंदर होती है। प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो स्टैचू है हमारी सरकार का। और रियल हेड कौन होता है? अरे भाई, तुम लोग को जब पीएम बताया था तो पीएम के रिगार्डिंग नहीं बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हमारे देश का वास्तविक सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रमुख होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। चलो एक सवाल का जवाब दो, मेरे दिमाग में आ रहा था। कल मेरे को व्हाट्सएप पर किसी ने पूछा था, शायद तुम लोगों में से किसी ने पूछा था क्या, या फिर किसी बाहर के बच्चे ने पूछा था कि सर जब राष्ट्रपति स्टैचू है और संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ मिलकर काम करता है, तो फिर राष्ट्रपति के पद की क्या जरूरत है? क्यों हम उसको फ्री में सैलरी और 340 कमरों का राष्ट्रपति भवन हमने दे रखा है? बताओ भाई। जब जब आप देखेंगे कि यहां पर कि जब प्रेसिडेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट क्या क्या रोल है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट? प्लीज डिफाइन इट, डिफाइन करें मुझे। कौन बताएगा सबसे पहले? बताओ जल्दी मुझे कि दोनों के पोस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों प्रेसिडेंट का पोस्ट क्रिएट किया गया। बताइए फटाफट, रिप्लाई करें मुझे, मैं देख रहा हूं अभी। रिप्लाई करें मुझे फटाफट। डिंपल, रोहित, रजनीश, जितेंद्र, रिप्लाई करें मुझे, मैं देख रहा हूं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी राजा बनाने के बाद अधिकार नहीं देती। नहीं, और लोग रिप्लाई करें, रिप्लाई करो फटाफट, मैं देख रहा हूं अभी, मैं लाइव चेक कर रहा हूं अभी पावर पे कंट्रोल करके। डिंपल, देखिए सब लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ रहे हैं या नहीं? मुझे रिप्लाई करें।
रिप्लाई करे फटाफट। पावर के कंट्रोल के लिए। डिंपल, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? रोहित, चलो देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। उसके बाद रियल हेड हमारी कंट्री का होता है वो प्राइम मिनिस्टर, और उसके कोऑपरेशन के लिए कैबिनेट होता है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रियल हेड प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होता है, जिसके पास सारे डिसीजंस होते हैं। और आपको मालूम होगा कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया था? ब्रिटेन से। और वहां पर पार्लियामेंट को ये सारे राइट्स हैं। तो आपको मालूम है कि लोकसभा में जो मेजोरिटी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और फिर उन्हीं इलेक्टेड मेंबर में से अदर मेंबर्स को क्या करता है? कैबिनेट में शामिल करता है। और फिर यही लोग पार्लियामेंट में लॉ फॉर्म करते हैं और उसके थ्रू पूरी गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों, उनके पास रियल पोजीशन है गवर्नमेंट रूल करने की। प्रेसिडेंट का पोस्ट इसलिए हायर किया गया कि भाई आप देखेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर कभी कुछ गड़बड़ करता है, मतलब कोई मिस्टेक करता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस रिगार्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो मॉनिटर करता है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को, और उनको कोऑपरेट करता है, सलाह देता है टाइम पर उन चीजों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट का पोस्ट आप देखेंगे क्रिएट किया गया। हालांकि उनका रोल नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और उनसे बात करते रहते हैं, और उनके रिगार्डिंग आप देखेंगे सजेशंस देते रहते हैं। तो इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंसेस है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ अंकल नमस्ते, बताएं। तो मैं क्लास में हूँ, मैं 8 बजे तक पहुंचूंगा अभी। जी जी, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, ओके। ठीक है, चलिए, ये हो गई बात 158 की। अब बढ़ते हैं 159 पे। क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159, राष्ट्रपति की सलाह शक्ति किस अनुच्छेद में समाहित है? अरे ये क्वेश्चन तो आ गया, रिपीट हो गया यार, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑलरेडी इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, आर्टिकल 143। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछता हूं। सरप्राइज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट में कितने मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं? कितने मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं? बताइए कितने परसेंटेज, कितने प्रतिशत मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? बिल्कुल, 15% से अधिक नहीं। किसी भी कंडीशन में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। चलो अब एक और सवाल का जवाब दे दो। ये तो बता दिया तुमने, नवीन और डिंपल ने। एक और सरप्राइज क्वेश्चन। सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि मौलिक मौलिक अधिकार नहीं, आप एक और बता, दूसरा क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ भाई, बताएगा कोई? इंटर इस अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब ये कह रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण, ओहो, बताइए, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में है?
ये समझते हो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है? इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में जानते हो क्या बोलते हैं? मालूम है? बिल्कुल, इसको शॉर्ट में बजट बोलते हैं बस। बजट, हिंदी में इसको, हिंदी में भी बजट, अंग्रेजी में भी बजट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बजट बोलते हैं इसको। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 112 में मेंशन है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 12 में 112 में बजट वर्ड के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया कि यही बात, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा प्रति फाइनेंशियल ईयर में, फरवरी के फर्स्ट वीक के में। तो यहां पर आप देखेंगे कि बजट वर्ड मेंशन नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ड मेंशन किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 112 में इस बजट के बारे में मेंशन किया गया है, जिसके बारे में कहा गया कि प्रति वर्ष फरवरी के माह में आगामी वर्ष के लिए वित्तीय वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको हम आमतौर पर बजट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 161, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सबको इसका आंसर पता होगा। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। क्या? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़े गए थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के विवाद के बाद। और कहा गया था कि संविधान की जब भी व्याख्या की जाएगी तो वो इसी के आलोक में, प्रस्तावना के आलोक में किया जाएगा। अर्थात अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी संशोधन संविधान की मूल भावना और या उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो वो असंवैधानिक माना जाएगा। लेकिन अगर कोई उसके मूल भावना को प्रमोट करता हो, उसके शक्तियों का विस्तार करता हो, तो वो मान्य होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका भी आंसर तुम लोग को पता होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जोश और जुनून के साथ इस क्वेश्चन का तुम लोग 100% आंसर दे पाओगे। राइट आंसर है ए, अटल बिहारी वाजपेयी। एवी वाजपेयी कितने दिन रहे थे भाई? दिन तो बता दो, दिन बताइए, कितने दिन रहे थे? 13 दिन की 14 दिन? 13 दिन रहे थे भाई, 14 दिन नहीं। 13 दिन की सबसे कम सरकार रही है एबी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। और अभी आज न्यूज में फ्लैश हो रहा है ना एक और डेवलपमेंट, कि पहला कोई नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर है जिसने अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे कार्यकाल तक शासन किया है। उसका नाम क्या है? वो भारत का पहला कौन प्राइम मिनिस्टर है नॉन कांग्रेसी जिसने सबसे लंबे कार्यकाल, अर्थात जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बीट किया है? वेरी गुड। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? मोदी, मोदी। वेरी गुड, वेरी गुड है। आग लगा दोगे साफ, पूरा एकदम करंट पढ़ाई हो रही है, हैं? नमो मोदी, मतलब करंट पढ़ रहे हो तुम लोग, इसका मतलब न्यूज़पेपर पता है। अच्छा, वो हाईलाइट हो जाता है ना हर जगह, अभी पूरे चारों तरफ न्यूज में यही चल रहा है, इसलिए मालूम होगा तुम लोग को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बता दो। सोशल मीडिया पर तीसरा सबसे बड़ा फेमस पर्सनालिटी कौन है? सोशल मीडिया पर तीसरा सबसे बड़ा फेमस पर्सनालिटी और सबसे ज्यादा फ्रेंड फॉलोइंग वाले राहुल बाबा हैं? राहुल बाबा हैं क्या? राहुल बाबा हैं? ये लिख रहा है भाई जितेंद्र लिख रहे हैं राहुल गांधी। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? अच्छा, पप्पू लिख रहे हैं। ओ माय गॉड, पप्पू भी लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो एबी वाजपेयी 13 दिन और इन्होंने ही रिकॉर्ड बीट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 163, 163 का आंसर दे दो। भारत में संसदीय समितियों का विकास किस अधिनियम से हुआ है? बताइए भाई, किस अधिनियम से हुआ है संसदीय शक्तियों का विकास? बताइए, 163 का आंसर बताओ। आगे लगा दिया तुम लोगों ने, साफ एकदम जबरदस्त, जबरदस्त एकदम तुम लोगों ने आंसर दिया है, एकदम दिल खुश कर दिया मेरा। राइट आंसर इज डी। 1935 के अधिनियम के तहत संसदीय समितियों के गठन का प्रावधान रखा गया। और वो कौन सी समितियां हैं? एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड और
एसपीईसी, पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी, ये कुछ कमिटीज हैं और जिनका निर्माण, संसदीय समिति का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 164, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? इनमें से चारों ही गलत हैं, लेकिन आपको अभी का आंसर बताना है। कल अपन ने इस पर डिस्कस किया था और कल मैंने तुम लोगों को इसका आंसर भी बताया था। तो आज मुझे उम्मीद है कि अगर तुम क्लास में पूरी तरह से फोकस हो तो इसका आज आंसर दे दोगे। बिल्कुल नवीन, ये चारों, ये तो खैर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस उन्होंने वहीं से छाप दिया है। बट राइट नाउ इस समय अधीर रंजन चौधरी, जिनकी खोपड़ी का मुझे पता नहीं लगता, बंगाली बाबू पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और क्या क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। अधीर रंजन चौधरी का नाम सुना होगा आपने, दिखा, इनका स्पीच देखा है क्या आप लोगों ने? ये जब बोलते हैं भाई साहब, तो इनको सुना है क्या आपने? बंगाली बाबू हैं, सुना है क्या इनको? इन समझ में ही नहीं आता ये कहां से शुरू करते हैं और कहां खत्म करते हैं धीरंजन जी, और क्यों बनाया है इनको अपोजिशन का लीडर लोकसभा में। बिना मतलब के भाई साहब कुछ भी बोलते रहते हैं। आइए, अधीर रंजन बाबू हैं, पहले थे इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको याद होगा जब ये राफेल वाला इशू आया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि इसमें करप्शन हुआ है राफेल की डील में, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे थे। बट अभी अभी जो है ये अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र और राज्यों में विधायी विषयों का बंटवारा से संबंधित अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में विधायी विषयों के बारे में मेंशन किया गया है जी? क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर दीजिए। 165 का विधायी विषयों के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? बताओ जल्दी, आंसर बताइए, मैं देख रहा हूं कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है, बताओ। वेरी गुड नवीन, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड रोहित। नवीन नहीं पता, सही तुमने तुक्का लगाया था रोहित। आर्टिकल 245 में दोनों के बीच विधायी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके रिगार्डिंग दोनों के बीच सेपरेशन किया गया है कि आपके लेजिस्लेटिव पावर ये है और आपके लेजिस्लेटिव पावर ये है, और आप लोग दोनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में रह के कानून बना सकते हैं। तो दोनों के विधायी शक्तियों का, विधायी जो विषय है जिस पर कानून निर्माण कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 245 में मेंशन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निशुल्क विधिक सहायता, फ्री जो फ्री जो एड है, मतलब फ्री आपको लीगल एड मिलेगा, वो किस आर्टिकल में मेंशन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 166। वेरी गुड, राइट आंसर ए होगा, 39A। 39 में आपको मालूम होगा ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और उसके बाद कहा गया है 39A में कि अगर कोई गरीब आदमी असहाय है तो उसको फ्री में विधिक सहायता दी जा सकती है। मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकारी वकील, वो उनकी सहायता करेगा विधि रिगार्डिंग अगर कोई केस या कोई इशू है तो फ्री विधिक सहायता देने की बात की गई। 42वां संशोधन, बिल्कुल इसी 42वें संशोधन के माध्यम से ये फ्री विधिक सहायता, मतलब जिसको आप सामान्य तौर पर कानूनी सहायता कह सकते हैं, देने का प्रावधान किया गया कि अगर कोई हेल्पलेस आदमी है और उसको विधिक सहायता चाहिए तो सरकार उसको विधिक सहायता दे सकती है इस अनुच्छेद के माध्यम से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 167, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान में जा चुका था अब भारत का नागरिक नहीं होगा, यह प्रावधान प्रवर्जन कर चुका है, वह प्रावधान किस अनुच्छेद में मेंशन है बताइए? इसका आंसर बताइए। 167 का 167 का आंसर बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर बी,
अनुच्छेद 7 में मेंशन किया गया है। ये इसके रिगार्डिंग जो 1947 में उधर चले गए और जो इधर रह गए वो भारत के नागरिक कहलाए। ठीक है, तो ये मेंशन है अनुच्छेद 7 में। ठीक है, और पाक से भारत 6 में आए, हाँ बिल्कुल, और जो पाक से आए उनके बारे में 6 में मेंशन किया गया है। ये तो सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद सत्र की अनुपस्थिति में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए, इसका आंसर बताओ। संसद सत्र, बताइए, संसद सत्र की अनुपस्थिति में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? वेरी गुड, नवीन। आग लगा दिया तुमने, हिला दिया साफ। राइट, ए, राष्ट्रपति। आर्टिकल 123 है, 123, और 123 में मेंशन किया गया है कि अगर मान लीजिए सरकार, नॉर्मली जो अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है वो यही है कि मान लीजिए अगर लोकसभा कार्यकाल में, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है और उस कंडीशन में कोई इंपॉर्टेंट कानून बनाना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया गया अनुच्छेद 123 के तहत। क्या? तो इसमें यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस, जिसको हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन वर्ड इसके साथ जुड़ा है। क्या है भाई इस लेकिन में? नवीन, रोहित, डिंपल, जितेंद्र, रजनीश, नवीन, इस लेकिन में, बट में क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस तो जारी कर सकता है, बट ये है कि इसकी उस जो ऑर्डिनेंस है उसकी वैलिडिटी ओनली फॉर 6 वीक्स की होगी, 6 सप्ताह की। अर्थात अगर आप इस बिल को, इस कानून को कानून बने रहने देना चाहते हैं और ये कानून आगे भी लागू हो तो इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से उसकी अनुमति लेनी आवश्यक है। अन्यथा अगर आपने 6 सप्ताह के बीच में इसको पार्लियामेंट के सत्र में पेश नहीं किया और उनसे पास नहीं कराया तो ये ऑटोमेटिकली 6 वीक्स के बाद समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये विशिष्ट अधिकार दिया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है भाई कि मान लीजिए अगर ऐसा हो तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास करवा सकती है। जैसे इस बार आपको मालूम होगा कि एक बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। कौन सा बिल था भाई? बताना एक बार मेरे को। अभी एक बिल था, उसके रिगार्डिंग राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। वो कौन सा बिल है? बताओ, आंसर बताओ, बताओ भाई। गलत बताए ना, 6 महीना नहीं होता है रोहित, इसका 6 वीक्स होता है, 6 सप्ताह बनते हैं। क्योंकि उस 6 सप्ताह में भाई साहब, 6 सप्ताह का मतलब कितना हो गया? 6 वीक्स का 1.5 महीना हुआ ना, 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने में मान लो कोई ना कोई, नहीं रोहित, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग नहीं, भूल रहे हो तुम लोग। बताओ कौन बताएगा किस बिल के रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस पेश किया था प्रेसिडेंट ने? 6 मंथ्स नहीं होता, 6 महीने में तो भाई ऑटोमेटिकली सत्र हो जाएगा। 6 वीक्स का प्रोविजन रखा गया है, 6 सप्ताह का, 6 सप्ताह का है प्रोविजन सारी बुक्स में। नहीं, अरे यार नवीन, वो तो सत्र में ही पेश किया था। जम्मू कश्मीर का दर्जा, वो तो प्रॉपर सत्र चल रहा था, उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से पेश किया था। ऑर्डिनेंस तो ला ही नहीं सकते। जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 के खिलाफ ऑर्डिनेंस कैसे लाओगे भाई? ऑर्डिनेंस कैसे लाओगे? वो तो सत्र में सीधे आप देखेंगे पेश किया था। किसी को मालूम नहीं था
बस अचानक वहां से मिलिट्री मतलब जो वहां के टूरिस्ट वगैरह थे उनको वापस बुला लिया, अमरनाथ यात्रा रोक दी और ये हुआ तो लगा कि कुछ बड़ा होगा। और अचानक से उस दिन आप देखेंगे कि सत्र चल रहा था और अमित शाह ने अचानक ही बोल दिया, सब चौंक गए। उस समय तो सत्र चल, बिल्कुल डिम्पल, एकदम डिम्पल ने सही बॉल पर छक्का मार दिया है। 3 तलाक के रिगार्डिंग आपको मालूम होगा कि ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई थी, लेकिन वो पास नहीं हो सका क्योंकि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी सरकार की, आपको याद होगा। तो 3 तलाक के रिगार्डिंग फिर बाद में उस समय रिजेक्ट हो गया और फिर बाद में सरकार ने तिगड़मबाजी पता नहीं राज्यसभा में कैसे अपनी मेजोरिटी शो की और फिर उसको दोनों से अप्रूवल दिलाया। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, ऐसे वर्ड लिखोगे तुम नवीन, निर्मा सरफ से नहीं, समझ लेना। वो वाला जो साबुन आता है ना उससे धोऊंगा। सही वर्ड का चुनाव करो। सर, राज्य सूची के विषय पर तो नहीं कर सकता। रोहित, राज्य सूची के विषय पर क्या नहीं कर सकता? राज्य सूची में जो विषय है उस पर क्यों बनाए, क्यों अध्यादेश जारी करेगा वो? नहीं, क्यों जारी करेगा भाई राज्य सूची के विषय पर? राज्य सूची में उसका अधिकार ही नहीं है। वो तो राज्यसभा अपने विशेष अधिकार से, आप देखा आर्टिकल 249 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार देती है विशेष परिस्थितियों में। लेकिन वो राज्य सूची के विषय पर क्यों अध्यादेश जारी करेगा? उस पर उसको अधिकार ही नहीं है। राज्य सूची के विषय पर तो गवर्नर अध्यादेश बनाएगा। अरे तुम कैसे क्वेश्चन रोहित, सीधी बात है यार कि राज्य सूची पर तो अधिकार ही नहीं है प्रेसिडेंट का। राज्य सूची के विषय पर गवर्नर जो है वो ला सकता अध्यादेश। और आपको मालूम होगा अच्छी तरह कि यह अध्यादेश प्रेसिडेंट नहीं लाता है, ये कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इस राइट का इस्तेमाल करता है। समझ में? वो अपने मन से थोड़ी ऑर्डिनेंस लाता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है कि सर इस बिल पर आप ऑर्डिनेंस ले आइए क्योंकि सत्र चल नहीं रहा है और कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति लाता है। तो वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पर क्यों अध्यादेश लाएगी? ठीक है, समझ में आई बात? आइए, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 169, क्वेश्चन नंबर 169। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल की अवधारणा दी गई है। कल मैंने बताया तुम लोगों को इसका आंसर, कल मैंने इसका ये सारी चीजें बताई थी तुम लोगों को। ठीक है, चलिए बताइए। वेरी गुड। देखो, यहां पर दो आंसर हो सकता है। एक तो भारत के संसदीय व्यवस्था में भारत में ये शून्यकाल का आयोजित होता है, लेकिन ये शून्यकाल आया कहां से भाई? आया कहां से? बताओ। ये जो शून्यकाल का कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया? शून्यकाल का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये पूछ रहा हूं मैं। वेरी गुड, ब्रिटेन से। ये ध्यान रखना। तो यहां पर ये दोनों ही आंसर हो सकता था। ये पूछ रहा है अवधारणा, अवधारणा कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से। लेकिन ये कहां पर अभी ये व्यवस्था है? तो ये भारत में है। ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो ब्रिटेन से तो हमने लिया है और भारत में ये परंपरा अभी चल रही है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया सब लोग का? पक्का? डैम श्योर? चलिए, तो आज के लिए आंसर बिल्कुल। अगर देखो एक बार थोड़ा इंग्लिश इसका पढ़ लो। इंग्लिश वाला ये पूछ रहा है विच कंट्री इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आवर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो अब क्वेश्चन इंग्लिश का पढ़ो। विच कंट्री इंट्रोड्यूस, किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ो इसको। विच कंट्री इंट्रोड्यूस, अब आंसर बताइए। विच कंट्री इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आवर? अब आंसर क्या होगा बताओ? अभी बताया ना तुम लोगों को। अब आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बी होगा। मैंने क्या कहा? अगर पूछता है कि किसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, मतलब किसके थ्रू आया है हमारे देश में, तो ये है ब्रिटेन के। और अभी भारत में क्या अवधारणा ये लागू है?
तो हाँ, भारत में मतलब इन देशों में, भारत में शून्यकाल का प्रोविजन यूज करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? अगर ये पूछे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में 0 आवर यूज किया जाता है, किस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में 0 आवर का उपयोग होता है या 0 आवर मनाया जाता है, ये 0 आवर का 0 आवर शब्द का उपयोग किया गया है, तो उस कंडीशन में आंसर भारत होगा। उसमें अगर ऑप्शन में भारत होता है, ऑब्वियसली भारत होगा एक ऑप्शन। ये पूछेगा कि किस देश के पार्लियामेंट्री सत्र में 0 आवर का इस्तेमाल होता है या 0 आवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? सर ब्रिटेन में भी तो होता होगा, बिल्कुल होता है। तो उसमें ऑप्शन चेंज हो जाएंगे ना, उसमें ऑप्शन चेंज होंगे। ब्रिटेन और भारत दोनों नहीं होगा, दोनों होगा तो दोनों गलत हो जाएगा ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। मैं तुमने पूछा कि सर भारत कब होगा, तो मैंने उसका आंसर बताया कि भारत इन कंडीशंस में हो सकता है। क्लियर हो गया? पक्का? सबको समझ में आ गया जी? हो गया जी क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? बताइए। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था जी? कब किया था? आंसर बताओ 170 का। 170 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था और उसके बाद ये भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया जम्मू एंड कश्मीर। ये डेट याद रखना, क्योंकि इस बार क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो या पूछ ले। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हाईलाइट है, तो जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह भी क्वेश्चन रिपीट है, बताओ। इसका राइट आंसर ए, बिल्कुल अनुच्छेद 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है। और रिजर्वेशन किस में, किस आर्टिकल में है जी? आरक्षण। आर्थिक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लानिंग, ये किस आर्टिकल में है? अच्छा, आरक्षण में, आरक्षण प्रॉपर आर्टिकल में मेंशन है या अपवाद है, एक्सेप्शन? बताओ। नहीं, प्रॉपर आर्टिकल में मेंशन है या अपवाद है ये? और कोई आंसर ही नहीं दे रहा यार, बोलो। अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है कि आर्थिक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, अर्थात जो पब्लिक प्लानिंग होगी, जॉब्स होंगे, उनमें सभी धर्म जाति के लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, जितने भी सभी लोगों को, कोई अमीर गरीब या जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये वर्ड आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया है। तो उसमें कहा गया है कि कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, आप देखेंगे जाति के आधार पर, अर्थात आप जानते हैं कि समाज का बंटवारा 4 वर्गों में है। तो जो ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो काफी दीनहीन है या कमजोर स्थिति में है, उनको उनकी जाति को आइडेंटिफाई करके उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट अंबेडकर ने दिया था, अपवाद के तौर पर जोड़ा गया था। अपवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि इसको 10 साल के लिए जोड़ा जाएगा, 10 ईयर्स के लिए, और 10 साल बाद जैसे ही ऐसे वर्गों का विकास हो जाएगा फिर इसको हम हटा देंगे।
लेकिन वो 10 साल कभी खत्म नहीं हुआ और वो कंटिन्यू चलता रह गया। और उसको उस पर आप देखेंगे हमारे राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी और आज उस आरक्षण को नासूर बना दिया है अपने समाज के लिए। तो वो 10 साल खत्म ही नहीं हुआ और वो चलता रह गया और आज ये हमारा नासूर बन गया है। तो ये आर्टिकल 16 का अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है सर, SC ST के रिजर्वेशन कहीं है क्या संविधान में? बिल्कुल, उसके लिए प्रोविजन किया गया है ना कि आरक्षण दे सकते हैं, तो उस आरक्षण के तहत इनको राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बताओ जल्दी। मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बताऊंगा, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। इसका राइट आंसर है ए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी। किसके लिए? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कैबिनेट के हिस्से थे। किसके? इंदिरा गांधी के। और इन्हीं को ये काम दिया गया था और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। कहां पर? तो आर्टिकल 4 में ए जोड़ा गया और 51 में ए जोड़कर इसे संविधान का भाग बनाया गया। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा है कि क्या पहले से संविधान का भाग था? तो नहीं, इसको 1976 में संविधान का भाग बनाया गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए आंसर इसका। कौन थे भाई? लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। और 1962 में हुआ था उस समय, 1971 में हुआ उस समय, 1999 में हुआ उस समय, और उसके बाद तो हुआ ही नहीं। इस समय कौन था जी? जवाहरलाल नेहरू। इस समय कौन था? इंदिरा गांधी। और इस समय कौन था 1999 में? बताओ 1999 में कौन था? 1999 में कौन था? नहीं पता? अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय 1999 जब करगिल युद्ध हुआ था। करगिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। और आज की क्लास की लास्ट क्लास करने 174 का कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? बताया था इसको, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ लिया है। बताइए कैग के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? बताओ भाई, कैग के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? वेरी गुड डिंपल। और लोग नहीं बताएंगे? डिंपल का ने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत? ये जो आंसर दिया है वो सही है या गलत? जो राइट आंसर है वो है ये है, ये है जो आंसर बताया मैंने। बोलो, ये आंसर है सही? ओहो, ओके, वेरी गुड। राइट आंसर इज PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ये CAG के रिपोर्ट की जांच करता है और उसको सदन में प्रस्तुत करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे फिर नए जोश और जुनून के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, सब्बा खैर।